और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। चलिए बेटा, आज की पढ़ाई की शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करता हूं, और वो ये क्वेश्चन है, नोट करते रहना, कि मान लीजिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन में N2 और O2 मिलकर 2NO बना रहे हैं। N2 और O2 मिलकर 2NO बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि एट इक्विलिब्रियम N2, O2 और NO की कंसंट्रेशन हमें तीनों की दे रखी है, इक्विलिब्रियम, और वो है 0.25, NO की 1, और O2 का डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है वो आई थिंक 0.05 है। ये मुझे इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी इक्विलिब्रियम पर ये तीनों कितने हैं वो वैल्यू दे रखी है। और आपसे यहां पर ये पूछा गया है क्या, कि कैलकुलेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सभी का, ऑल, सभी का इनिशियल कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है। तो ये सवाल आपके पीएमटी में आ चुका है, और इसको करने का ढंग क्या होगा, देखिए, N2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2NO। जब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था तो एक बात बहुत ही कही थी कि आपको बीच में नहीं फंसना है। अगर आप बीच में फंसोगे तो आप इक्विलिब्रियम का एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। आपको दो ही स्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, कि t इक्वल टू 0 पे क्या रिजल्ट था और t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या रिजल्ट था। तो मैं एक काम कर लेता हूं कि t इक्वल टू 0 पर इसके a मॉल ले लेता हूं, इसके b मॉल ले लेता हूं, और ये 0 ले लेता हूं। और जब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम का साइन आएगा तो a में से कुछ कम हो जाएगा, तो मैंने मान लिया कि x चला गया और x जाके यहां पर a माइनस एक्स बचा। तो इसका मतलब इसका x रिएक्ट कर रहा है, तो इसका एक इसके एक से करता है तो इसका x भी x से करेगा, तो इसका मतलब b में से भी x जाएगा, और इसका एक इसका दो करता है तो ये कितना हो जाएगा, 2x करेगा। यही हुआ ना, पक्का। तो ये इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। आप कहोगे सर कंसंट्रेशन कहाँ है, तो मोल्स हैं, लेकिन आपको पता है कि जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होती है तो मोल्स ही कंसंट्रेशन का रूप बन जाते हैं, याद है ना। तो अब आप देख सकते हो कि आपको किसकी किसकी वैल्यू दे रखी है। अब N2 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 0.25। b माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.05। और 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5। अब x की वैल्यू अगर 0.5 रख दो तो इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 इधर आ जाएगा, आई थिंक 0.75 आएगा। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, तो 0.55 हो जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। और मैंने आपसे देखो हमेशा कहा है कि मैं पढ़ा तो आईआईटी एडवांस का भी दूं, लेकिन वो आपके एग्जाम में आने नहीं है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जो कि आप बड़े आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो। फटाफट रिस्पॉन्स करो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, फिर मैं अगली बात करूंगा। आज का लेक्चर बहुत स्पेशल है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस की जानी है। इस बात को अच्छी तरीके से सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान जाइए, क्योंकि जब तक आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। और बच्चों के रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं, और बच्चों ने ये कहा कि हमारे समझ में आ गया है। अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए, अब मैं अगला क्वेश्चन करवाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं। वो कॉन्सेप्ट है, नाम तो सुना ही होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये टॉपिक है,
जिसको हम शॉर्टकट में DOD कहते हैं, इसको हम अल्फा से शो करते हैं। और अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल मोल्स डिसोसिएटेड, टोटल मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन। टोटल मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मान लो मैंने A मोल्स ले लिए और उससे X डिसोसिएट कर गए, तो अल्फा पता क्या होगा? अल्फा होगा टोटल मोल्स डिसोसिएटेड हुए X और टोटल मोल्स टेकन कितना? A। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा X बाई A होती है, और अगर मुझे X की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितना हो जाएगा? A अल्फा होगा। देखो, आप लोग ड्रॉपर के बैच में हो, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, ऐसा नहीं है कि आपको 11th की तरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बहुत बच्चों को यह पता होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन दिए होते हैं अल्फा, कई बार अल्फा की वैल्यू दी होती है, और अगर मुझे यहां पे परसेंटेज निकालनी होगी तो मैं इंटू 100 कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा। यही हुआ ना? तो अगर इंटू 100 कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो परसेंटेज हो जाएगी। तो जैसे मान लो प्रॉब्लम्स करेंगे कि भाई अल्फा 20% है, 30% है, तो आप समझ जाइएगा कि अल्फा की वैल्यू 20% का मतलब हो गया 20/100 यानी 0.2 है, 30% है तो यानी कि 0.3 है, ठीक है? हाँ, ये तो सबको पता होता है, लेकिन अल्फा का कॉन्सेप्ट लगता कहां है, ये किसी को नहीं पता होता। तो मैं बताता हूं कि अल्फा का कॉन्सेप्ट कहां लगता है। अल्फा कॉन्सेप्ट इज applicable, alpha concept is applicable only for one reactant। अल्फा का कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रिएक्टेंट के लिए अप्लीकेबल होता है। अल्फा कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर वन रिएक्टेंट। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया N2 प्लस O2 रिवर्सेबल साइन 2NO, मैं यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% करना चाहता हूं, तो मैं गलत हूं? मेरा दिमाग खराब है, मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हमेशा जो है अल्फा का कॉन्सेप्ट वहीं लगता है जहां पर एक रिएक्टेंट का सिस्टम हो, और यहां पे रिएक्टेंट एक नहीं दो है। तो आप कहोगे जी कहां लगेगा? मैं बताता हूं आपको कहां लगेगा। अगर मैं 2HI ले लूं और रिएक्शन करके H2 और I2 बना दूं, 2HI ले लूं और यहां पर H2 और I2 बना दूं, अब आप ये देखो, क्या HI ओनली वन रिएक्टेंट है कि नहीं? तो यहां पर आपका अल्फा का कॉन्सेप्ट लगेगा। और जो X से प्रॉब्लम हम लोग करते हैं वो कहीं भी लग सकता है। मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे। T इक्वल टू 0, अगर मैंने इसके A मोल्स ले लिए तो डेफिनेटली ये 0 रहेंगे। लेकिन अगर T इक्वल टू इक्विलिब्रियम का सीन क्रिएट हुआ तो हम आमतौर पे कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं कि भाई A में से X चला गया तो बचा A माइनस X, तो इसका 2 इसका 1 बनाता है, 1, तो इसका X कितना बनाएगा? X/2। इसका 2 कितना बनाता है? 1, तो X कितना बनाएगा? X/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस ऐसे कर दिया तो X आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर अल्फा भी आ सकता है,
और आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम, ए अल्फा। तो इसका मतलब a माइनस यहाँ ए अल्फा होगा, x की वैल्यू ए अल्फा बाई 2 होगी, यहां भी ए अल्फा बाई 2 होगी। तो यहां अल्फा आ सकता है। और इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूं, क्योंकि नीचे के बच्चों को हो सकता है दिखाई ना दे, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, हो गया। और ये कितना हो जाएगा ए अल्फा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा ए अल्फा बाई 2। और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं अपने स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि जो अल्फा का कॉन्सेप्ट है वो हर जगह नहीं लगता। जहां वन रिएक्टेंट सिस्टम है वो लगेगा। अब जैसे मैंने कहा कि इस रिएक्शन में नहीं लगेगा, लेकिन इसकी उल्टी रिएक्शन होगी तो वहां लग जाएगा। और क्यों लग जाएगा आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, रिपोर्ट हो गई। अब सुनो, अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। समझा तो दिया, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव की क्लास में बैठे हैं, हम सब्जेक्टिव की क्लास में नहीं बैठे हैं। मान लो t इक्वल टू 0 हो और इसके a हो और ये 0 0 हो। अभी तो मैंने क्या किया, पहले x लिखा फिर a अल्फा लाए। मुझे अगर डायरेक्ट अल्फा चाहिए तो मेरी ट्रिक सुन लो, वो ये है, इक्विलिब्रियम पे, t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ट्रिक ये है कि जितने मोल्स लिए हैं उसके ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा लिख दो बस। ये चीज डायरेक्ट देखो, और वो समझ में आ ही रहा होगा कैसे हो गया। तो इसका मतलब कितना डिसोसिएट करा दिया, ए अल्फा डिसोसिएट करा दिया। भैया है तो ए माइनस ए अल्फा ना, तो इसका मतलब ए अल्फा चला गया। तो इसका 2 कितना बनाता है 1, तो ये कितना बनाएगा ए अल्फा बाई 2, और ये भी कितना बनाएगा ए अल्फा बाई 2। तो डायरेक्ट, अभी तो रास्ता मैंने क्या बताया, पहले एक्स लिख के फिर अल्फा आया। अगर हमें डायरेक्ट अल्फा लेना है तो ए लिख के ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा कर दो, और फिर देख लो कि कितना टूटा है, उसी हिसाब से प्रोडक्ट को बना दो। आया समझ में? चलिए, अब मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट रिस्पॉन्स करो कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, फिर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूंगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूं, जो कि अल्फा पे है। चलिए फटाफट रिस्पॉन्स करिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अल्फा का कॉन्सेप्ट कहां लगता है, यह बहुत ध्यान से सुनने का वक्त है। और अगर किसी टीचर ने अल्फा का कॉन्सेप्ट 2 जगह लगा दिया तो वो गलत कर रहा है, मैं ये दावे के साथ कर सकता हूं। ठीक है, तो मुझे बच्चों के रिस्पॉन्स मिलने शुरू हो गए हैं, और सबका जवाब यस सर, यस सर, यस सर। आंचल ने, रोहित ने, शुभम ने, सबने ही बोल दिया है। तो भाई मैं अब आगे बढ़ता हूं, और अब अगली मैं प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं। देखो, क्वेश्चन ये है, शॉर्टकट में लिख देता हूं कि टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस, और हमने 2 मोल PCl5 के तोड़ दिए, यानी कि डिसोसिएट कर दिए। तोड़ने का मतलब डिसोसिएट होता है। और मेरे पास ये कहते हैं कि 2 लीटर का कंटेनर है। अच्छी बात है भाई, 2 लीटर का कंटेनर है। और इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट केपी इन टर्म्स ऑफ आर, यानी केपी की वैल्यू आर के टर्म्स में बताओ। जब ये क्वेश्चन मेडिकल में आया तो कहीं पे 200 आर आंसर था, कहीं पे 400 आर आंसर था, कहीं 450 आर आंसर था, कहीं 500 आर आंसर था। तो ये जवाब हमें देना है। देखो, ओके, तो और एक चीज मैं भूल गया कि इन्होंने अल्फा भी इस क्वेश्चन में दिया है। कितना है मेरे पास, अल्फा है बेटा 60%, यानी 60% वो डिसोसिएट हो गया। तो हम समझ गए कि यहां अल्फा लाना है। और PCl5 अगर टूटता है तो देखो कैसे करते हैं। PCl5 ने बनाया, आप सब जानते हैं कि PCl3 और Cl2 बनाएगा, और हमारे पास से शुरुआती मोल 2 है और ये 0 0। अब 2 1 माइनस अल्फा करूंगा, समझ गए हो गया, अभी लिखने का तरीका बताया। तो इसका मतलब आपने 2 अल्फा तोड़ दिया। ये 2 माइनस 2 अल्फा है ना, तो 2 अल्फा आपने गायब कर दिया। इसका 1 बनाता है,
तो इसका 2 अल्फा भी इसका 2 अल्फा बनाएगा और ये भी 2 अल्फा बनाएगा। हो गया। अब आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो 60% यानी 0.6, तो 2 1 माइनस 0.6, 2 इंटू 0.6 और 2 इंटू 0.6 हो गया बेटा। ये तो मोल्स हो गए, कितने हुए 2 में से 1.2, यानी यहां शायद 0.8 बचेगा, यहां 1.2 बचेगा, यहां भी 1.2 बनेगा। ठीक। अब मुझे 2 लीटर कंटेनर दिया है, तो बाई 2 कर दो, बाई 2 कर दो, बाई 2 कर दो, तो ये क्या हो गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से क्या निकलता है केसी, और केसी कैसे निकलेगा, इसकी मोलारिटी ऊपर इसकी मोलारिटी नीचे, तो 1.2 बाई 2, 1.2 बाई 2 अपॉन 0.8 बाई 2, बाई 2 कैंसिल, कितना आएगा, ये वैल्यू 0.6 हो गई, तो हो गया 1.2 इंटू 0.6, 0.8, ये 3, ये 4, ऐसा ही हुआ ना। ओके, और ये कितना हो गया 0.12, तो आई थिंक केसी की वैल्यू 0.9 आ गई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। लेकिन अगले ने केसी तो पूछा ही नहीं था, अगले ने तो केपी पूछा, वो भी आर के टर्म्स में पूछा, तो केपी इक्वल टू केसी, आर टी की पावर अपने को पता है कि डेल्टा एनजी होता है, केपी आपको निकालना है, और केसी कितना आया 0.9, आर की वैल्यू 1/12, और टेम्परेचर 227 है, तो 227 में 273 ऐड करोगे ना, क्योंकि ये तो डिग्री सेल्सियस का है, तो कितना हो जाएगा, आई थिंक 500 हो जाएगा, है ना। और पावर डेल्टा एनजी कितनी हो गई 1, तो इसका मतलब 0.9 इंटू 500 बाई 12। अब ओहो गलती कर गए, आर के टर्म्स में तो चाहिए था, सॉरी आर के टर्म्स में चाहिए था, तो कितना हो गया 0.9, आर की वैल्यू आर रहने दो, और ये 500 हो गया, तो 500 इंटू 0.9 आई थिंक 450 हो गया, तो इसका आंसर 450 आर हो गया। ये सवाल देख सकते हो आप, आसान सवाल था, केसी से आपने केपी निकाला, आसान सवाल था, केसी से आपने केपी निकाला, और केसी से अगर केपी आपने निकाला है तो आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है, कि आप अच्छी तरीके से इस बात को देख लीजिए कि बात सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि अल्फा कहां लाना है, अल्फा कहां आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने सबने दिया, ठीक है, तो आई थिंक माधव ने 200 आर आंसर बताया, नहीं बेटा शुभम ने 900 आर बताया, लेकिन बाद में उसको करेक्ट कर दिया और 450 आर दे दिया। तो मैं इस वक्त आपको तमाम तरह की प्रॉब्लम्स कराता चल रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि अल्फा को कैसे हैंडल किया जाता है, और वो आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सबके समझ में आ गया होगा, और आपका ये क्वेश्चन था तो आसान, लेकिन अप्रोच कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया और सिखा दिया। चलिए, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, और अब मैं, देखो, मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन रिपीट ना हो, हर कॉन्सेप्ट में कुछ नई बात हो, कोई नई कहानी हो, कोई नया कॉन्सेप्ट हो। तो अब मैं अगला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी मेडिकल के एग्जाम्स में आ चुके हैं, मेरी कॉपी में नोटेड हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे क्वेश्चन आप कर लो, पढ़ लो, उसके बाद आप इंडिया की किसी भी बुक से सवाल पूछ सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। तो आज का मेरा पहला विषय आपके सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि मान लो एक क्लोज्ड कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है, जिसमें Ab2 बना रहा है AB गैस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने जा रहा है, प्लस B गैस, ये गिवन है। ओके, कहते हैं इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर इन्होंने दे रखा है 400, ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्रेशर 500 दे रखा है mm, और इन्होंने पूछा है Kp इस रिएक्शन का क्या होगा। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, मेडिकल में कोई आसानी आते हैं, मुश्किल नहीं आते हैं, सवाल तो कॉन्सेप्ट का है, और जब सवाल कॉन्सेप्ट का है
तो सारे बच्चे मन लगा के ध्यान से समझते हुए बेटा घर पे करना। आज मैं एक अभी क्लास खत्म होने के बाद डीपीपी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है। तो पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करता था, अब तो आप टीवी के अंदर बैठे हो, तो आपको उसी ऐप पे ही जहां से आप पढ़ रहे हो वहां पर आपको स्टडी मटेरियल ड्रॉपर का मिल जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन आज होमवर्क करना। कल मैं आपसे डाउट्स लूंगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कल करके रखने हैं। चलिए सर, इस क्वेश्चन में आप क्या नई बात बताने वाले हो? देखो मैं क्या नई बात बताने वाला हूं। देखो, हम सब जानते हैं कि यार पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। गैस के लिए तो होता ही है। अगर इक्विलिब्रियम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जिसकी तो बात ही नहीं करना। आर वैसे कांस्टेंट है। क्लोज्ड कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हुआ कि नहीं? यानी जितना प्रेशर होगा उतने मोल्स होंगे, जितने मोल्स होंगे उतना प्रेशर होगा। पता मैं क्या कहने वाला हूं? अभी तक हम न्यूमेरिकल्स कैसे कर रहे थे कि हमें कोई रिएक्शन दी होती थी, उसके इनिशियल मोल्स एक्स वाई दिए होते थे या ए बी दिया होता था, है ना? तो हम मोल्स को माइनस करते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां तो इन्होंने मोल्स से नहीं दिया, तो यहां प्रेशर ही दिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रेशर को वैसे ही प्रेशर को वैसे ही जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, जैसे मोल्स को करते थे? तो मोल्स के साथ में जैसे खेलते थे, पहले ए लिखते थे, फिर ए माइनस एक्स लिखते थे, फिर ए माइनस ए अल्फा लिखते थे, याद है ना? वैसे ही प्रेशर के साथ भी वैसे ही लिख सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट्स को यह बताना चाहता हूं कि अगर कभी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट प्रेशर दिया हो और केपी पूछा हो, तो मोल्स के चक्कर में मत पड़ना और प्रेशर को ही एक तरीके से मोल की तरह ट्रीट करते हुए वैसे ही जोड़ना, वैसे घटाना जैसे मोल्स में करते थे। आप कहोगे सर थोड़ा और समझाओ। अरे और क्या समझाना, मैं प्रॉब्लम कर देता हूं। और इसके बाद तो ये क्वेश्चन हलवा हो गया है, और इस हलवे को खा लो। ठीक है। और ये सब गैसियस सिस्टम है। हम क्या लिखते थे टी इक्वल टू जीरो पे? हम T इक्वल टू जीरो पे लिखते थे इनिशियल मोल्स। अब लिखूंगा इनिशियल प्रेशर, यानी कि 400। जब ये इनिशियल था तो ये 0 0 होंगे। अब हमारे लिए इक्विलिब्रियम का होगा तो हम x माइनस करते थे, लेकिन अब ये तो प्रेशर है, तो प्रेशर से तो प्रेशर माइनस होगा, यानी कि x का स्थान प्रेशर ने ले लिया। जब इसका एक मोल टूटता है तो इसका एक बनता है, तो जब P टूटेगा तो यहां भी P ही टूटेगा और यहां भी P टूटेगा। क्या देख रहे हो? हम प्रेशर को वैसे ही जोड़ रहे हैं, वैसे ही माइनस कर रहे हैं, वैसे ही खेल रहे हैं जैसे कि हम मोल्स के साथ में खेलते हैं। बस। अब इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा भाई? 400 माइनस पी होगा, प्लस पी होगा, प्लस ये वाला पी होगा। यही हो ना टोटल प्रेशर? इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 500। ये अगर कैंसिल हो गया तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। और पी अगर 100 आ गया तो रख दो। और अगले ने आपसे केपी पूछा है, तो पार्शियल प्रेशर ए बी का ऊपर तो 100 इंटू 100 ऊपर और डिवाइडेड बाई 400 माइनस 100, 300 नीचे। तो इसका मतलब 1/3, 100/3, 33.3 mm प्रेशर। आंसर आ गया। केपी की वैल्यू क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं। बताइए, आया समझ में सबको? रिस्पॉन्स करिए। अब एक सवाल ये पूछा गया, अनु ने मेरे से पूछा है
कि सर क्या ओपन कंटेनर में भी ऐसा होगा? ठीक, ये सवाल अनु ने पूछा है। तो मैं अनु को ये बताना चाहता हूं, नहीं। पहली बात तो जब हम पहले दिन इक्विलिब्रियम की छोटी छोटी बातें आपको पढ़ा रहे थे, है ना, कि इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, फिजिक्स वाला स्टैटिक नहीं होता, वगैरह वगैरह, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि जब जब गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कंटेनर क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर ओपन हो गया तो इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा, और जब इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा तो किस बात का केपी और केसी। इसलिए अनु बेटा, ये क्वेश्चन ओपन कंटेनर में बन ही नहीं सकता, क्लोज्ड कंटेनर में बनेगा, क्योंकि उसके बिना इक्विलिब्रियम सेट ही नहीं होगा। ध्यान रखना। और आज के बाद जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है आईआईटी लेवल वाले, वो अभी मैं कराऊंगा आपके सामने, देखना हलवा बन जाएंगे, हलवा। अगर आपको ये नॉलेज है क्या, प्रेशर के साथ वैसे ही खेलो जैसे मोल्स के साथ में खेलते हो, ठीक है? नहीं तो स्टूडेंट क्या कहता है, यार ये तो प्रेशर है, मोल्स है नहीं, बच्चा ए मान लेता है, बी मान लेता है, एक्स लिखता, फंस गए। फिर फंस तो गए, गए काम से, गए काम से। चीजों को एनालाइज करना सीखो। वो जब एनालाइज करना सीखोगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और सबने जवाब दे दिया कि हाँ सर, ओके रिपोर्ट है, आप आगे बढ़ जाओ। तो भाई जी, ऐसे क्वेश्चन पीएमटी में क्या है, क्वेश्चन कोई दम है? लेकिन अगर वहीं पे मैं ए मोल्स मान लूं, जैसे इसके ए मोल, फिर मैं ए माइनस एक्स करूं या अल्फा करूं, फिर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन निकालूं, ओहो, फिर तो गए काम से। मैं भी और सवाल कराता हूं, चिंता ना करो, अभी और सवाल कराऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया, और आप देख रहे हो हर क्वेश्चन नया है, हर क्वेश्चन नई बात कहता है, और जितनी दुनिया में कॉन्सेप्ट हैं मैं सारे आपके सामने बता देता हूं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप मेरे से कहीं से भी सवाल पूछ सकते हो, लेकिन जो हम आपको डीपीपी आज अपलोड कराएंगे क्लास खत्म होने के बाद, आधे घंटे तक आपको मिल जाएगी, उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और कल मैं आपसे इसी ऑनलाइन में डिस्कशन करूंगा। चलिए, अब सर, अब आप क्या बताने वाले हो? भाई अब मैं बताने वाला हूं अगली बात। सर अगली बात आप क्या बताने वाले हो? तो वो मैं बताने जा रहा हूं रिएक्शन, और आगे है कोशेंट। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं रिएक्शन कोशेंट, जिसको हम क्यू से शो करते हैं। इसके भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिएक्शन कोशेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। सर ये पंगा क्या है? देखो पंगा ये, ए प्लस बी ने आपस में रिएक्शन करी, बोले रिएक्शन कर लेते हैं और सी और डी बना देते हैं। इक्विलिब्रियम पर अगर के निकालोगे तो सी की मोलारिटी डी की मोलारिटी ऊपर चली जाएगी, ए की मोलारिटी बी का एक्टिव मास या मोलारिटी नीचे आ जाएगी। तो आपको तो पता है कि के कब निकाला जाता है? जब इक्विलिब्रियम होता है। के कब निकाला जाता है? जब इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम ना हो और रिएक्शन चल रही हो, रिवर्सेबल हो लेकिन चल रही हो, उस समय ये रेशियो भी होगा, जो लगातार बदल रहा होगा क्योंकि रिएक्शन हो रही है। उस समय इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्यू कहते हैं। और क्यू जो होता है वो रिएक्शन कोशेंट होता है। इसका मतलब यह है कि क्यू का वही फार्मूला है जो के का है, फर्क इतना है कि के इक्विलिब्रियम पर निकाला जाता है और क्यू इक्विलिब्रियम से पहले निकाला जाता है। और कौन सी चीज बदलने की चीज है? तो वो बदलने की चीज है क्यू। किसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है? तो वो है के नहीं बदलेगा, क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, भैया तू ना बदलना अनलेस यू चेंज द टेम्परेचर, है ना? और हमेशा क्यू के बनना चाहता है, हमेशा क्यू के बनना चाहता है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है,
कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बातें बोल रहा हूं। दुनिया का कोई भी सिस्टम दुनिया का कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। तो बेटा रोहित, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर दोबारा बताना। क्या चीज दोबारा बताना है बेटा? एक बार बताना मेरे को, दोबारा क्या पूछ रहे हो? आपका थोड़ा सा मैंने ध्यान, हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा रोहित? एक बार फिर से बताना बेटा। आपने लिखा ना दोबारा बताना सर, तो क्या चीज दोबारा बताना, ये बताओ। हाँ बोलो। अभी बताते हैं इसके बारे में, रुक जाओ, एक बार बच्चे का क्वेश्चन ले लें। ये किसने क्या पूछा, रोहित ने। तो हाँ जी रोहित, जल्दी से जवाब दे दो। क्यू वाला, अच्छा हाँ क्यू वाला, ठीक है ठीक है, क्यू बताते हैं। देखो क्यू वाला दोबारा बताते हैं। देखो ये रिएक्शन चली, 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। उस समय ये रेशियो किसके बराबर हो गया? के। तो 10 मिनट का मतलब ये हुआ कि लगभग 600 सेकंड। तो 600 सेकंड के बाद ये रेशियो किसके बराबर हो गया? के। लेकिन रिएक्शन कितने सेकंड से शुरू हुई थी? 0 सेकंड से। और 0 से 599 सेकंड तक क्या ये रेशियो के होगा? नहीं, वो क्यू होगा। यानी क्यू का फार्मूला वही होता है जो के का होता है, और क्यू को हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्यू ये लिखा हुआ है, फार्मूला दोनों का सेम है। लेकिन जब वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो वो के है, और जब तक कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट होने की कोशिश कर रहा हो, तब वो क्यू है। और बदलने की चीज क्यू है, वो बदलेगी। इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त नहीं है, लेकिन इसको है। और मैं ये कह रहा था, क्यू के बनना चाहता है। क्यू के बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है थर्मोडायनामिक्स में कि दुनिया का कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम स्टेबल होता है। मैक्सिमम स्टेबल होता है, तो क्यू की भी कोशिश होगी कि वो के बराबर चला जाए। अब बराबर है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो क्यू की वैल्यू के से कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर क्यू की वैल्यू के से कम है और के वैल्यू बदल नहीं सकता, तो क्यू को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी जिससे कि वो के बराबर हो जाए। और क्यू अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है? जरा सोचो, फार्मूला तो एक ही है। क्यू वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है? ये बढ़ाए और ये घटाए। और ये कैसे बढ़ सकता है? ये कैसे बढ़ सकता है? जब सी और डी बढ़े, यानी कि प्रोडक्ट बढ़े और रिएक्टेंट घटे, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा चले। यानी ऐसे केस में फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा फेवर्ड होती है। और कब तक फेवर्ड होती है? जब तक कि क्यू के बराबर ना हो जाए। बेटा अच्छे से समझ लो, जो पिछला टेस्ट हुआ है, 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी सबकी रिपोर्ट खराब है, इसका मतलब आपके पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है? और जब तक आप क्लासरूम में इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? हालांकि मैक्सिमम मार्क्स जैस्मिन के हैं, लेकिन दूसरों के भी हैं, लेकिन वो 3 ही 4 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है। तो अगर Q की वैल्यू K से कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी, और तब तक चलेगी जब तक कि Q की वैल्यू K के बराबर हो जाए। और अगर मान लीजिए Q की वैल्यू K से ज्यादा है, ज्यादा भी हो सकती है, तो भी वो ज्यादा नहीं रखना चाहता, वो तो कहेगा मैं तो K ही बनना चाहता हूं। तो अब की बार Q की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। और Q कैसे घटेगा? ये घटना चाहिए। और ये घटने का मतलब क्या हुआ? ये घटना चाहिए, यानी प्रोडक्ट घटना चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसे घटेगा? जब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। तो इस केस में हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन फेवर्ड होगी। समझे भाई? और अगर Q की वैल्यू K के बराबर आ गई, फिर क्या सोचना, ना फॉरवर्ड फेवर्ड होगी ना बैकवर्ड फेवर्ड होगी। इस केस में इक्विलिब्रियम ही रहेगा,
और बंदा खुश रहेगा, सुखी रहेगा, स्टेबल रहेगा, और क्या चाहिए, ऐसे होगा। तो Q को हम कंसंट्रेशन कोशेंट कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है आपके सामने है। और बेटा इधर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी होता, हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम किधर से भी स्टेब्लिश्ड हो सकता है, वो इधर से भी हो सकता है, वो इधर से भी हो सकता है। अब जैसे मान लो इसके 3 मोल ले लिए, इसके 5 मोल ले लिए, तो रिएक्शन किधर से शुरू होकर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड होगी, इसमें क्या पूछना है, इसमें क्या पूछना है। पहले फॉरवर्ड चलेगी, बैकवर्ड कहां से चल जाएगी, बैकवर्ड में तो कुछ है ही नहीं। फिर बैकवर्ड होगी, फिर रेट बराबर होगा, फिर इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें तो फॉरवर्ड से चल के रिएक्शन चलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके 4-4 मोल ले लिए, तब भी हम कंफर्म है, तब भी हम कंफर्म है कि रिएक्शन बैकवर्ड से चलेगी, कंफर्म है। लेकिन अगर इसके 3 मोल, इसके 3 मोल, इसके 4 मोल, इसके 4 मोल दे दिया, अब हम फंस गए। रिएक्शन फॉरवर्ड से भी जा सकती है इक्विलिब्रियम के लिए, और बैकवर्ड से भी जा सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में पहले आपको क्यू निकालना चाहिए, और क्यू का वही फार्मूला होता है जो के का होता है। अब अगर के सी है तो हम इसको क्यू सी कह देंगे, अगर के पी है तो हम इसको क्यू पी कह देंगे। आगे चल के आयनिक इक्विलिब्रियम में के एस पी है तो हम इसको क्यू एस पी कह देंगे। जैसा के वैसा क्यू, फार्मूला तो एक ही है ना। आ रही मेरी बात समझ में। तो जब रिएक्टेंट के भी मोल दिए हों, प्रोडक्ट के भी मोल्स दिए हों, और ये समझ में ना आ रहा हो कि फॉरवर्ड चले कि बैकवर्ड चले, ऐसी परिस्थितियों में क्यू निकालो। और अगर क्यू की वैल्यू के से कम है तो फॉरवर्ड चलाओ, और अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन के है तो बैकवर्ड चलाओ। अभी सवाल एक कर लेते हैं, बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करो, आपसे फीडबैक भी तो ले लूं। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। ठीक है भाई, और अब मैं इस पर एक सवाल करा देता हूं। सवाल ये है, क्वेश्चन, क्वेश्चन इसको नोट करो कि मान लो ए प्लस बी ने सी और डी बनाया, और इसके 5-5 मोल, इसके 3-3 ले लिए, वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया। वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब आप समझ जाया करो कि जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन हो जाती है। और इस रिएक्शन का जो केसी है वो 25 है, और इन्होंने पूछा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। किसकी, सबकी। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑल। ठीक है, कर लिया नोट। ए प्लस डी ने बनाया, सी प्लस डी, 5-5 3-3 दे दिए, केसी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबकी बताओ। चलिए प्रॉब्लम को करते हैं। ए प्लस बी ने बनाया सी प्लस डी, और सबसे पहले अब आपको पता है कि रिएक्टेंट मतलब फॉरवर्ड भी चल सकते हैं, बैकवर्ड भी चल सकते हैं। पता ही नहीं क्या होगा भाई, अगर ये रिएक्शन पहले चलेगी तो -x इसमें आएगा, और यहां अल्फा मत ले आना, यहां अल्फा नहीं आएगा, और जिसने कर रखा है वो गलत है। मैंने कई जगह देखा बच्चों, टीचर्स गलती करते हैं, वो यहां भी अल्फा लगा देते हैं, वो गलत है। अल्फा यहां नहीं आना चाहिए टेक्निकली। हाँ, तो ए प्लस बी फॉर्मिंग सी प्लस डी हो गया। लेकिन एक्स वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं भी लग सकता है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप -x इधर से करें कि -x इधर से करें, तो सबसे पहले आप क्यू निकाल लो। क्यू का फार्मूला वही होगा जो के का होगा, और के क्या कहता है, ये ऊपर ये नीचे, और बाई वन इसलिए कर लो क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 × 3/5 × 5, तो ये 9/25 आ गया। तो साफ दिख रहा है ये वैल्यू लेस देन 1 है, और ये के वैल्यू 25 है। तो यहां इस केस में साफ दिख रहा है कि क्यू की वैल्यू जो है
वो लेस देन के है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन चलाओ, अभी बोला था। तो फिर से लिखो A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी। ये भी 5 मोल, ये भी 5 मोल, ये भी 3, ये भी 3, 5 में से X गया तो इससे भी X जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? माना X गया, इसका एक एक से करता है तो इसका भी एक होगा। अब इसका एक बनाता है, तो यहाँ X है तो X बनेगा, और 3 पहले से ही है, तो क्या 3 + X नहीं होगा? भाई 3 तो पहले से ही है, X और बन गया। वैसे यहाँ भी हो गया 3 + X। बाई वन यहाँ लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका K कितना होगा? 3 + X इंटू 3 + X, ये दोनों ऊपर, 5 - X, 5 - X नीचे, और ये है 25, स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आएगा? 3 + X अपॉन 5 + X इक्वल टू 5, यही आता होगा। स्क्वायर रूट लेने पे तो यही आएगा ना। तो कितना हो गया? 3 + X प्लस 25 प्लस 5X, तो कितना हो जाएगा? 4X इज इक्वल टू, क्या है ये, कुछ गलती हुई है क्या? 3 + X और ओहो गलती ये हुई है, +X नहीं -X होगा। वही मैं कहूँ क्या बात हो गई। तो मल्टीप्लाई करो तो 3 + X इज इक्वल टू 25 - 5X, तो इधर आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? 6X इज इक्वल टू 22, तो X की वैल्यू 22/6, 11/3। तो X की वैल्यू अगर 11/3 हो गई है, X की वैल्यू, तो इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी होगी? 5 - 11/3, इसकी भी 5 - 11/3, और ये कितना हो जाएगा? 3 + 11/3 और 3 + 11/3। अब इसको सॉल्व कर लो। तो ऐसे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहां लाओगे? जहां तुमको ये ना समझ में आए कि आगे बढ़े या पीछे बढ़े, और जब समझ में आ जाए कि आगे बढ़े या पीछे बढ़े, वहां क्यों लाने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, प्रॉब्लम समझ में आया? तो इस तरीके से हम, बताइए बच्चों, क्या प्रॉब्लम्स कर लोगे? जल्दी रिस्पॉन्स कर दो। और इसके बाद में आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ और सवाल लेकिन ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। लेकिन सारे बच्चे फटाफट रिस्पॉन्स कर दो। भाई जी, ठीक है, जो चीज समझ में ना आती हो, जो चीज क्लियर ना होती हो, वो आप मेरे को बता दीजिए, और हम बड़े आराम से इस चीज को कर लेंगे। तो ठीक है, सारे बच्चों ने कह दिया यस, क्लियर, ओके। तो यहां पर आ गया। चलिए सर, अब आप क्या बताओगे? तो मैं अब बताऊंगा। देखो, आपने ध्यान दिया, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी प्रॉब्लम्स करी थी और आज भी प्रॉब्लम्स करते हुए चल रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करवाए, सब गैस, सब गैस। लिक्विड और सॉलिड का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। क्या आता नहीं है? किसने कहा नहीं आता? खूब आता है। आपको अगर याद होगा, एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, एक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या है? अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेस में है तो होमोजीनियस, जैसे N2 + 3H2 फॉर्मिंग 2NH3, ये होमोजीनियस है। CH3 COOH + C2H5OH, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CH3COOC2H5 + वाटर। ये सोल्यूशन फेस की रिएक्शन है। ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस। तो ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के एग्जांपल है। इट इज होमोजीनियस, तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होता है?
जैसे कैल्शियम सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर वो टूटता है तो क्या बनाता है? CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ये हेट्रोजीनियस है। और भी एग्जांपल जिसको हम दे सकते हैं, H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड फॉर्मिंग H2S गैस। ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। तो मैंने अभी तक आपको इस तरह के तो क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसे तो आए कभी करवाए नहीं। और इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे खूब गलतियां करते हैं, क्योंकि वो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन करते नहीं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं, अगला मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? लेकिन ये मैं पहला क्वेश्चन आपको करवाता हूं। और ये क्वेश्चन वैसे तो IIT में आ चुका है, लेकिन ये मेडिकल में भी आ सकता है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि उतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन ये है कि भाई 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया गया और क्लोज्ड कंटेनर में वॉल्यूम 80 लीटर था, टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस था, तोड़ दिया गया। कहते हैं प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 6 एटीएम था, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 6 एटीएम था। और इन्होंने सवाल पूछा पहला, कैलकुलेट कैलकुलेट केपी बताओ क्या होगा। दूसरा, CaO की अमाउंट कितनी बनेगी ये बताओ। और तीसरा उन्होंने ये पूछा था कि परसेंटेज डिसोसिएशन CaCO3 का क्या होगा। ये 3 सवाल आपके सामने है। मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है, मोटी मोटी बात आपके सामने लिख दी है। आप इस डेटा को चेक करो, समझो, बताओ, रिस्पॉन्स करो और देखेंगे कि क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, अगला आप मुझे करके दे देना, सही है? अब इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 1000 ग्राम ऑफ CaCO3 80 लीटर 727 इक्विलिब्रियम वगैरह वगैरह हो गया। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। CaCO3 सॉलिड में टूटेगा तो CaO सॉलिड बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगा। सही है? ओके रिपोर्ट? बिल्कुल ओके रिपोर्ट। माना इसके स्टार्टिंग मोल्स A है, तो ये कितने हो गए? 0 0। माना इससे इक्विलिब्रियम पे X चले गए, तो इसका एक बनाता है, तो X भी X बनाएगा और यहां भी X हो गया। हो गया? ये मोल्स हैं, ध्यान रखना, ये मोल्स हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? ये मोल्स हो गए, ये -X X X हो गया। अब कहते हैं 80 लीटर कंटेनर है, इतना टेम्परेचर है और इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 6 एटीएम है। तो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इसका तो नहीं होगा, ये तो सॉलिड है, इसका भी नहीं होगा, इसका होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ऑफ कोर्स इसमें CO2 का ही होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कि प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू 6 एटीएम हो गया। मान सकता हूं, और तो कोई है ही नहीं। हालांकि इक्विलिब्रियम में सबका होता है, लेकिन सब में और कोई है ही नहीं, तो फिर उसी का ही होगा, राइट? तो अगर मुझसे कहते हैं मेरे भाई कैलकुलेट केपी, तो ये बताओ, अगर आप केपी निकालोगे तो इसका प्रेशर ऊपर, इसका एक्टिव मास और इसका एक्टिव मास प्योर सॉलिड का 1 होता है। तो क्या यहां पे केपी की वैल्यू ओनली प्रेशर ऑफ CO2 नहीं हो जाएगी? क्योंकि बाकियों का तो एक्टिव मास 1 हो गया। एक्टिव मास ही तो लिखना होता है ना। अब इसका एक्टिव मास क्या है? प्रेशर, तो प्रेशर ले लिया, और इसका एक्टिव मास 1 होता है। और प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 6। लो, पहला सवाल सॉल्व हो गया। कैलकुलेट केपी, तो केपी 6 एटीएम हो गया। फिर कहते हैं कि CaO की अमाउंट कितनी बनी, तो CaO की अमाउंट कितनी बनी? X मोल्स है, तो मुझे तो मोल्स चाहिए।
तो अच्छा, एक चीज कंफर्म है, जितने इसके मोल्स हैं उतने इसके मोल्स हैं। तो अगर मैं CO2 के देखूं तो मुझे एक्स मोल मिल रहे हैं, और उसका प्रेशर कितना है, 6 atm। तो देखो मैं एक फार्मूला लगा रहा हूं, पीवी इक्वल टू, रुको यहां कर रहा हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। गैस का प्रेशर कितना, 6, वॉल्यूम कितना, 80 लीटर, मोल्स कितने, एक्स एन, आर कितने, वैसे तो हमारी आदत पड़ी हुई है कितनी, 1/12 की, लेकिन 80 को देखते हुए मैं कहूंगा कि यहां 0.08 लिखो। आपको याद है आर की वैल्यू 0.0821 होती थी, तो 0.0821 को 0.08 लिखा। तो बच्चे कहेंगे सर आपने 1/12 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई 0.08 और 80 कटेंगे नहीं क्या यार, तो 1/12 क्यों लिखूं? तो दिमाग भी तो कोई चीज होती है। और टेम्परेचर कितना है, 727 यानी 1000। तो 0.08 इंटू 1000 80 हो गया, और 80 कैंसिल हो गए, यानी एक्स की वैल्यू जो हो गई वो 6 हो गई, यानी, और एक्स मोल्स है। तो इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सीओ की मोल्स कितने बने, तो 6 बने, बन गए। और अगर इसका मास पूछ लें तो मोल्स को इसके मालिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। तीसरे में पूछा गया कि भैया कितना CaCO3, टूट गया तीसरा क्वेश्चन। तो आपको याद होगा कि 1000 ग्राम CaCO3 दिया है, और अगर 1000 ग्राम को 100 से मल्टी डिवाइड कर दो, जो इसका मोलर मास होता है, तो इसके मोल्स कितने हो गए, 10, यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। देखो क्वेश्चन पढ़ो, 10 मोल्स दे रखे हैं, दे रखे होंगे, 10 मोल्स थे, और एक्स कितना है, 6, 6 चले गए। तो क्या आपको नहीं लगता है 60% डिसोसिएशन हो गया? तो तीसरे का आंसर 60% हो गया। देख लो क्वेश्चन, आया समझ में? और हम इस ढंग से करते हैं। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का ये पहली क्वेश्चन था, पहला डाउट था तो आसान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा, क्योंकि क्यों वो आप समझ ही रहे होगे। तो जरा मुझे सारे बच्चे मुझे ये पहले बताओ कि क्या ये आंसर सबके समझ में आया? रिपीट करना सर, सर इसको रिपीट करो, तो कर देते हैं रिपीट। देखो चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। बेटा ये क्वेश्चन आम तौर पर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है होमोजीनियस करने की, वही PCl5, वही N2H2 अमोनिया, वही सब कुछ, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। मैं आपको फिर से समझा देता हूं भाई। 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था, तो मोल्स कितने हो गए, 100, यानी 100 मोल CaCO3 के थे। 80 लीटर का कंटेनर था जिसपे रिएक्शन हो रही थी, 727 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको गर्म किया, CaCO3 को, तो गर्म करोगे तो ये रिएक्शन होगी, CO प्लस CO2। और इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 6 atm था, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना था, 6 atm था। तो उन्होंने पूछा कि कैलकुलेट केपी बताओ, CaO बनेगा कितना, परसेंटेज डिसोसिएशन कितना होगा, ये सब सवाल उन्होंने पूछे। तो मैंने अपना फॉर्मेलिटी शुरू करी। पहले इसके मोल्स कितने ले लिए, ए जिसकी वैल्यू 10 है, ये 0 0, फिर ए में से एक्स चला गया, एक्स एक्स बन गया। क्यों, इसका 1 इसका 1 बनाता है, इसका 1 इसका 1 बनाता है, तो एक्स भी एक्स बनाएंगे। अब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 6 atm है, तो इक्विलिब्रियम पर ना तो इसका कोई प्रेशर होगा ना इसका कोई प्रेशर होगा, सॉलिड का कहां प्रेशर होता है। तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर अगर 6 atm दिया है तो CO2 का ही होगा, CO2 का ही होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। तो अगर CO2 का प्रेशर होगा तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि CO2 का प्रेशर 6 atm हो गया। अब कहते हैं पहला सवाल केपी बताओ, तो केपी कैसे निकालते हो, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का केपी कैसे निकालते हो, एक्टिव मास ऑफ दिस, एक्टिव मास ऑफ दिस, एक्टिव मास ऑफ दिस। आपको मैंने दो लेक्चर पहले नहीं बताया था कि प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास 1 होता है, और गैस का एक्टिव मास उसका प्रेशर या मोलारिटी होती है। तो प्रेशर दिया तो मोलारिटी के चक्कर में क्यों पड़े, तो प्रेशर ऑफ CO2 यही है, 1 हो गए। तो केपी इक्वल टू फार्मूला सिर्फ क्या बना, प्रेशर ऑफ CO2, और बाकी वैल्यू 1 हो गई।
तो 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और PCO2 6 दिया है तो Kp 6 हो गया। तो पहला सवाल सॉल्व कर लिया। उसके बाद CO कितना बना? अरे भाई CO तो x मोल बना, तो x निकालो। लेकिन ये x तो नहीं निकल सकता, लेकिन ये वाला x निकल सकता है, क्योंकि मुझे गैस का प्रेशर भी पता है और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी पता है और टेम्परेचर भी पता है। तो मैं PV इक्वल टू nRT लगा दिया। और R की वैल्यू मैंने 1/12 क्यों ना रखे, इस बार 0.08 क्यों रखी? क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। तो मुझे यहां से x की वैल्यू 6 मोल मिल गई। तो हालांकि वो x की वैल्यू 6 मोल इसकी आएगी, लेकिन ये x और ये x बराबर है, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो इसका मतलब CO के 6 मोल बनेंगे। परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकलेगा भाई? मोल कितने थे? 10। 1000 ग्राम है तो मोल्स कितने थे? 10। 6 चले गए तो कितने परसेंट डिसोसिएशन हुआ? 60%। इजी, अपने आप सॉल्व कर लो। तो लीजिए, मैंने रिपीट भी कर दिया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में बेहतर और आएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपसे करवा लेता हूं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब भी किसी स्टेप में दिक्कत हो तो बताओ, और नहीं तो फिर मैं अगली प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। सर इफ सीएओ भी गैस होता तो फिर प्रेशर कैसे निकालते? हाँ, अगर सीएओ प्रेशर हो, मतलब सीएओ गैस होता तो कुछ और जुगाड़ करते। मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगा, एक क्वेश्चन वो भी करा दूंगा आपको। ठीक है, अभी बता देता हूं आपको, मैं उस क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ये बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है। ये करने के बाद फिर मेडिकल लेवल पे कुछ रह नहीं जाता। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और इसका आंसर मुझे निकालिए। क्वेश्चन ये है, देखो, लिखो NH4HS सॉलिड होता है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? NH3 गैस में और H2S भी गैस में, दोनों गैस में, और ये सॉलिड में। ठीक है, इसके भी हमने 1000 ग्राम ले लिए NH4HS के, और उसको तोड़ा 80 लीटर के कंटेनर में। 80 लीटर फिर है, और टेम्परेचर वंस अगेन इजी कैलकुलेशन के लिए 727 डिग्री सेल्सियस है। ओके रिपोर्ट। अब कहते हैं इफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 20 atm, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 20 atm, है ना? तो बताइए, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट, पहला केपी क्या है, दूसरा आपसे पूछा है कि परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ NH4NS, परसेंटेज डिसोसिएशन इसकी क्या हो? ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ये रिएक्शन है, ये गैस है, ये सॉलिड है, इसके 1000 ग्राम लिए हैं। इसका मोलर मास की जरूरत पड़ेगी 14 4 18 1 19 और 32 कितने हुए? 51। इसका मोलर मास 51 होता है। ठीक है, तो ये हुआ, हाँ, 80 लीटर कंटेनर, टेम्परेचर 727, इक्विलिब्रियम पर 20 एटीएम। ये दो वैल्यू निकाल के बताओ। चलो करो। रोहित ने केपी बताया 40, जैस्मिन ने लिखा है 100। बेटा 100 क्या चीज है? केपी?
रोहित ने आंसर मुझे दिया 40 और यहां पे मुझे 100 मिला। अच्छा केपी, हाँ 100। चलो आप लोग निकालो, फिर मैं बताऊंगा कौन सा सही है किसका सही है। क्योंकि अगर अभी मैंने बता दिया किसका सही है और किसका गलत है, तो फिर बाकी बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे। आंचल का है केपी 40। मैं सबके नाम बोल रहा हूं कि किसने क्या क्या जवाब दिए। अभी रोहित ने कहा नहीं था कि सर CaO भी गैस होता तो पिछले केस में तो एक ही गैस था, यहां दो गैस हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया और आपसे पूछ भी लिया। और बच्चे दिमाग लगाओ भाई। बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता सवाल है। अनु का है केपी 100। दूसरा भी निकालो, राहुल का 40। जैस्मिन का दूसरा आंसर भी आ गया 50%। जैस्मिन का दूसरा आंसर भी आ गया 50%। शुभम का 51 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो 51 और 50 में कोई खास फर्क तो नहीं है। आह, माधव का 50%। दूसरा भी आंसर निकाल दो ना। मैंने उसमें दो सवाल पूछे हैं। और आज जो डीपीपी अपलोड हो उसमें 45 क्वेश्चन हैं, कर लेना। कल डिस्कशन करूंगा उसका। और इस हफ्ते जो टेस्ट होगा उसमें यही सब सिलेबस में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का। और इस वीक में अभी केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। सर फिजिक्स वाले थोड़े से बिजी हैं, अगर वो बीच में फ्री हो जाएंगे तो वो ले लेंगे क्लास, आप चिंता ना करो। ठीक है भाई, घर में काम उम पड़ते रहते हैं सबके, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो तो इसमें अभी अभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम कराना है, इसलिए क्लास ना छोड़ियो। और लाइव क्लास से बढ़िया कोई क्लास नहीं होती कि आप अपनी इंटरेक्शन पूछते हो। हाँ टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। अरे रुक जाओ, 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी क्या करना है। अगर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया फिर तो मजबूरी है, फिर तो ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा। और अगर चल रहा है सब कुछ तो फिर आपको बुला लेंगे। मतलब आज 23-24 है ना, 30 तक फैसला हो जाएगा, आप चिंता ना करो, 30 तक। ठीक है ना। लेकिन अभी कल ही पुलिस जो है उनका इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई आ सकते हैं, वो फिर गड़बड़ होगा, इसलिए हम टीचर लोग हैं, हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते, हमें पढ़ाने से मतलब है। ठीक है। हाँ। हाँ चलो। हाँ हाँ बायो की क्लास होगी, सब होगा, अरे सब पढ़ाई सब चलेगी, पढ़ाई वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाई की कोई इशू नहीं है।
ठीक है, बस 2-4 दिन में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अगर कोई रोक टोक नहीं रहा होगा फिर बुला लेंगे, क्या बात है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले केपी की बात करते हैं। और केपी की बात यह है कि NH4HS, देखो रोहित, अभी आप पूछ रहे थे ना कि अगर दूसरा भी गैस हो तो क्या होगा, तो NH3 और आगे क्या है, H2S। तो एक बात बताओ कि NH3 और H2S प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, अब जैसे मैंने क्या किया कि इसके मोल्स ए ले लिए, ये 0 0, A माइनस एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स कर लिया, ये तो करना ही पड़ता है। अब ये मोल्स हैं, हालांकि ए की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 1000/51, 1000/51, 1000 उसके ग्राम है और 51 उसके मोलर मास हो गए, ये तो आप समझ ही गए होगे। अब की बार कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर प्रेशर 20 एटीएम है। तो एक बात ये पहले बताओ, इक्विलिब्रियम में ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये सॉलिड है, तो इस इक्विलिब्रियम प्रेशर में इसका तो कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन इसका और इसका तो होगा, और दोनों मिलकर 20 दे रहे हैं। तो किसका होगा, किसका 10-10 होगा, या किसी का 15-5 होगा, किसी का 18-2 होगा? नहीं, इसके एक मोल बन रहे हैं तो इसके भी एक बन रहे हैं। तो मोल अगर एक जैसे बन रहे हैं और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, तो इसका मतलब अगर मोल्स बराबर हैं तो प्रेशर भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 20 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। इसका मतलब इसका प्रेशर कितना हो गया, 10 एटीएम, इसका भी कितना हो गया प्रेशर, 10 एटीएम। अब मैं अगर केपी निकालूं, उस केपी में मुझे इसका एक्टिव मास तो नहीं लेना है, ये तो 1 होगा, लेकिन इसका इसका लेना है, क्या होगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ H2S, और ये 1 हो गया। तो प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 10। तो जिन बच्चों ने मुझे 100 आंसर दिया था केपी, वो सही है, वो सही है। और दूसरा उन्होंने पूछा था परसेंटेज डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन के लिए मुझे मोल्स पता होने चाहिए। तो कोई नहीं, मोल्स निकाल लेते हैं। कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यानी सीधी बात है, एक्स निकाल लेते हैं। तो प्रेशर कितना है, एक एक्स का 10, 10 20 नहीं। जब आप इसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो इसका प्रेशर तो 10 है, टोटल 20 है। तो प्रेशर वॉल्यूम कितना है, 80 लीटर, कितना था, हाँ 80 था। मोल्स एक्स, आर 0.08, टेम्परेचर 1000, ये 80 80 कैंसिल हो गए, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10। यही हुआ ना, 10 ही हुआ, हाँ 10 हो गए, सही है। ओके रिपोर्ट। तो अब क्या होगा, ये देखो, परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, टोटल मोल्स बने कितने, एक्स यानी 10, अपॉन अपॉन टोटल मोल्स थे कितने, 1000/51 इंटू 100, यही हुआ ना परसेंटेज। तो ये 1000 कैंसिल हो गया, तो परसेंटेज जो है वो 51% आई। तो मेरे हिसाब से आंसर 50% नहीं है, 51% है। और वो कैसे है आप देख सकते हैं। बोलो जी, समझ में आया। रिस्पॉन्स कर दो बेटा। बोलिए। क्या बेटा प्रॉब्लम समझ में आई, आ गया सबके समझ में। अरे भाई, परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, टोटल मोस्ट डिसोसिएटेड ऊपर, टोटल मोस्ट टेकन नीचे, इंटू 100। सही है। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, ये तो बहुत आसान है, ये तो कर ही लोगे, देखें कर पाओगे कि नहीं। मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो रिएक्शन, NH3COO NH4, ये सॉलिड होता है। अगर हम इसको तोड़ें तो हमें 2 NH3 मिलेंगे और CO2 गैस मिलेगी, ये गैस, ये भी गैस, ये भी इक्विलिब्रियम हेट्रोजीनियस का है।
टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 30 एटीएम। ठीक है, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेट केपी। फटाफट करके दिखाओ, कैलकुलेट केपी। अब मैंने आपको ठीक ठाक हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करा दिए हैं। कल अगर सब कुछ सामान्य रहा तो कल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, आयनिक बचेगा। दे दिया जवाब हैं, फटाफट जवाब दीजिए। केपी की वैल्यू क्या आएगी? आंचल, शुभम, जैस्मिन का है 4000, शुभम का है 4000, रोहित का आंसर है केपी 200, आंचल का है 900। अरे भाई एक आंसर बताओ यार, हैं? इतना आसान सवाल है? राहुल का 200, नहीं रोहित का 200, रोहित का 200 है। माधव का 4000। जल्दी करो, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तक तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे ऐसे कर देता हूं, देखो इधर, इक्विलिब्रियम के प्रेशर में इसका कोई योगदान नहीं, लेकिन इनका तो है। इसका अगर एक बनता है तो इसका दो बनता है, और हम मोल को वैसे ही प्ले करते हैं जैसे प्रेशर होता है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में पी होगा तो इसके रिस्पेक्ट में 2p होगा, क्योंकि मोल डबल है तो प्रेशर भी डबल होगा, क्योंकि p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 2p प्लस p, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 30। तो इसका मतलब p इक्वल टू कितना हो गया? 10। अब क्या होगा? देखो, केपी, केपी कैसे निकालोगे? इनके प्रेशर ऊपर और इसका एक्टिव मास ऊपर, तो प्रेशर ऑफ CO2 ये वाला, और ये है प्रेशर ऑफ अमोनिया, और साथ में 2 भी है, तो पावर नहीं जाएगा। ठीक, और प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? P। प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है? 2p, और स्क्वायर अलग। तो क्या ये 4p³ नहीं हो गया? और 4 इंटू पी कितना है? 10 की पावर क्यूब, तो 1000। तो यानी जिन बच्चों ने मुझे 4000 आंसर दिया है वो सही। देखो क्वेश्चन, बड़े आराम से कर सकते हो। तो किसी का 2000 आया, किसी का 200 आया, वो सब गलत है। ये देख लो कैसे होगा। अरे भाई टोटल प्रेशर 30 एटीएम है,
तो इसको मिला के और इसको मिला के 30 एटीएम है, लेकिन अब की बार इसका एक बन रहा है, इसका दो बन रहा है, तो अब की बार प्रेशर बराबर नहीं होगा। अगर इसका पी लोगे तो इसका 2p लेना पड़ेगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? 2p प्लस p, यानी 3p 30, तो p हो गया 10। फिर kp निकालोगे तो इसका पार्शियल प्रेशर ऊपर, इसका पार्शियल प्रेशर ऊपर, स्क्वायर भी होगा, अरे पावर भी तो जाएगी, और ये 1 होगा। उसके बाद प्रेशर ऑफ CO2 p ले लिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया 2p ले लिया, स्क्वायर 4p क्यूब, और p हमें पता है 10 है, तो आंसर आ गया। बोलो, आया समझ में? है? बोलो बेटा। हालांकि कुछ बच्चों का 2000 आंसर भी था, लेकिन वो गलत है। अब वो गलती क्या है वो चेक करो आप लोग, यहां पे देखो कैसे हो रहा है, गलतियां क्या हो रही है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में तो हम फंसते ही फंसते हैं। चीजों को आसान करके पढ़ो ना, चीजें मुश्किल तरीके से क्यों पढ़ रहे हो? और अगर वहीं पे मान लो ये 2 ना होता, फिर इसका भी पी मानते, इसका भी पी मानते, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, चलो। और अब एक लास्ट का क्वेश्चन और जो हमारे एम्स में आ चुका है, वो मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। वो ये है, 2AB ने A2 और B2 माना, इसका KP1 कुछ होगा, ये सब गैस में है, ठीक है, सब गैस में है। और अगर मैं ये कहता हूं कि हो गया 2AB ने बनाया, और अगर किसी ने कह दिया कि भाई P ने बनाया Q प्लस S, और इसका इक्वेशन KP2, ये भी सारे गैस में है, सब गैस में है, ठीक है, पक्का? अब की बार एक नहीं, दो इक्विलिब्रियम सेट हो रहे हैं। एम्स का क्वेश्चन है, दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, सेम है। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसका भी होगा, दोनों का अल्फा सेम है। और इन्होंने कहा है कि KP1 अपॉन KP2 का रेशियो 1/9 है, ये दिया हुआ है। और कैलकुलेट रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट रिएक्शन अपॉन पार्शियल, मतलब एक बात बताओ, जब यहां गैस है तो यहां भी इक्विलिब्रियम का प्रेशर होगा, वो प्रेशर हो गया P1। यहां अगर गैस है तो यहां भी इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा P2, तो आपको ये P1/P2 का रेशियो निकालना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दो इक्विलिब्रियम आ गए। आमतौर पे मेडिकल में इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं जिसमें दो दो हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम कैसे करेंगे देखो। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं आपको, और जब अगर आप एनावस्थी करते होगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखो कैसे करता हूं। 2AB फॉर्मिंग A2 प्लस B2, अल्फा सेम है, तो अब ये तो नहीं पता स्टार्टिंग मोल्स कितने हैं, मैंने 1 ले लिए, लेट कर लिया 0 0, तो 1 में से कितना गया? अल्फा। अरे 1 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा लिखोगे तो 1 माइनस अल्फा ही तो आएगा। अब इसका 2 इसका 1 बनाता है, तो ये कितना बनाएगा? अल्फा/2, और ये कितना बनाएगा? अल्फा/2। सही है, क्लियर? तो ये तो हो गया मोल्स एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा हो गया तो 1 ही आएगा। तो अगर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 कर दें तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। और इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर P1 मान लो, तो इसका भी P1 होगा। मतलब कैसे निकालते हो पार्शियल प्रेशर? अगर मुझे इसका पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो इसके मोल फ्रैक्शन में टोटल प्रेशर का इक्विलिब्रियम का मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना? P1, तो वो यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी होगा, और यहां भी होगा। अरे ऐसे तो निकालते हो पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर मान लो P1 है, टोटल है ना, और मोल फ्रैक्शन इतना है। हो गया जी। अब ये बताओ
ये तो पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन करो। P ने बनाया Q प्लस एस, इसका भी स्टार्टिंग मोल 1 ले लो, 0 0। इसका भी आपका क्या, अल्फा सेम है, अल्फा सेम है। हाँ अल्फा सेम है, तो अल्फा अगर इसमें है तो इसमें भी होगा, तो इसका भी क्या होगा, अल्फा अल्फा। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा, है ना। ये हो गए मोल फ्रैक्शन। अब टोटल प्रेशर यहाँ P2 मान लो, तो P2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो सबके क्या हो गए, सबके क्या हो गए, आपके पार्शियल प्रेशर आ गए। अब यहां से निकालोगे Kp, और यहां से Kp1 सॉरी, और यहां से क्या निकालोगे, Kp2, है ना। तो और फिर उसके बाद उसका रेशियो, है ना। तो क्या आएगा, Kp1 कितना आएगा, Kp1, Kp1 आएगा ये ऊपर अल्फा बाई 2 इंटू P1, अल्फा बाई 2 इंटू P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा बाई 1 इंटू P1। ये P1 P1 तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये Kp1 होगा। और अगर मैं यहां Kp2 निकालूं, तो Kp2 में क्या होगा, ये ऊपर आएगा क्या, P2 इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, P2 इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई P2 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। P2 से P2 कैंसिल, है ना। और कुछ कैंसिल होगा क्या, ओ क्या है ये, 1 माइनस अल्फा है क्या, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो अब एक काम करो, अगर मैं Kp1 को Kp2 से डिवाइड कर दूं, तो ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई 4, है ना, अल्फा स्क्वायर बाई 4, और आएगा P1। और यहां क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा, ये आएगा Kp1, और डिवाइडेड बाई Kp2 क्या आएगा भाई, कुछ कैंसिल होगा क्या, 1 प्लस अल्फा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, P2 इंटू, देखना कहीं गलती ना हो, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, शायद 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाए, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। क्लियर, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक लग रहा है। उसके बाद में अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, और आपको पता है, ऐसे समझ लो कि अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, काफी कम होती है 1 के रिस्पेक्ट में। हालांकि जब ये क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें एक चीज और मेंशन की गई होगी कि अल्फा इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी, यानी आप अल्फा की वैल्यू को 1 के रिस्पेक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो। और नहीं करना तो मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 1 माइनस अल्फा को भी मैं 1 ले लूंगा, और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को भी मैं 1 ले लूंगा, तो क्या बचेगा, ये समझ में आया मैंने क्या किया, Kp1 अपॉन Kp2। अरे यार +1 में पढ़ते नहीं थे कि जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता था 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। यहां दिया तो नहीं है, लेकिन बाई डिफॉल्ट कर लो, ठीक है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा प्रॉब्लम। तो Kp1 अपॉन Kp2 क्या बचेगा, देखना भाई कहीं गलती ना हो। यहाँ क्या बचेगा, P1 बाई P2, और ये 4 नीचे। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली वैल्यू Kp1 अपॉन Kp2 दिया हुआ 1/9, है ना। तो P1 बाई P2 4 उधर भेज दो, तो इसका आंसर हो जाएगा P1 बाई P2 इज इक्वल टू 4/9। ये आंसर हो गया। एक अच्छा सवाल है, समझ में आया बेटा, जल्दी बोलो। ओहो, ध्यान नहीं रहा, देखो बेटा, ओहो गलती हो गई, गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा भाई, कर लियो इसको। एक्चुअली में क्या था, मैंने Kp1 जो निकाला ना, यहाँ पे जस्मिन ने मेरे को बताया 2ab है, तो 2ab है, तो इसका मतलब तो फिर मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, स्क्वायर करोगे तो फिर तो P1 कैंसिल ही हो जाएगा। चलो, P1 वैसे कैंसिल नहीं होगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन वो कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो
थोड़ा सा, मतलब मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, और उसी तरह का कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। मेन है तरीका कराने का, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर कैंसिल ही हो गया तो फिर P1/P2 का क्या मतलब है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2AB की जगह कुछ और होता होगा, मुझे पता नहीं। ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है कि मेन है भाई मेथड बताना कि भैया क्वेश्चन के अंदर एक नहीं दो इक्विलिब्रियम भी आ सकते हैं। आया समझ में। करने का ढंग वही है, अल्फा सेम दे सकते हैं, KP1/KP2 का रेशियो दे के P1/P2 पूछ सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बात है। ओके, है ना। तो समझ में तो आ जाना चाहिए ना। हाँ, 4/9 जो भी आया। हाँ भाई, ये 2AB है ना बेटा। शुभम, 2AB है ना, तो ध्यान नहीं रहा कि जब हम KP1 निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर भी आएगा, और स्क्वायर आ गया तो ये P1 तो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ फिर स्क्वायर आना नहीं चाहिए, यानी मेरे क्वेश्चन में कोई गलती हुई होगी, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। तो अब बताइए, आज का लेक्चर समझ में आया। अब मुझे एक ही टॉपिक के क्वेश्चन करवाने रह गए हैं, जिसमें अल्फा की वैल्यू किससे हो। अरे आप एक काम करना, अगर आपके पास एन अवस्थी की बुक हो, या कोई PMT की जैसे एलन की या आकाश की बुकलेट पड़ी हो, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है। और मुझे तो उसका आंसर भी याद है, 9/36 आता है। अब यहां 9/36 तो नहीं आया ना, ऐसा कुछ। मुझे 9/36 आता है, क्या आता है, या 27/36 आता है, कुछ इस तरह का आंसर आता है। आप एक बार बुक में देखना, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप इसको कर लोगे, मुझे उतना उम्मीद है। ठीक है। मेन मेथड है कि अल्फा दोनों रिएक्शन का सेम हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ अल्फा 1 किया तो यहाँ अल्फा 2 किया, यहाँ अल्फा किया तो यहाँ भी किया, और स्टार्टिंग मोल्स मैंने लेट कर लिए 1, कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, स्टार्टिंग मोल्स तो दिए नहीं थे ना, कितने थे, तो मैंने 1 कर लिए। तो भाई मुझे एक तरह की अब प्रॉब्लम रह गई है कि वेपर डेंसिटी का अल्फा से क्या संबंध है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का अल्फा से क्या संबंध है। बस वो क्वेश्चन करवाने रह गए हैं, और प्लस ली चैटलियर प्रिंसिपल करवाना रह गया है, और प्लस एक छोटा सा टॉपिक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जो कि आमतौर पे मेडिकल में नहीं आता। तो ये चीज रह रही है, और ये कल के एजेंडे में शामिल होगी, और कल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बताइए, आज का लेक्चर समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कहीं एरर है, एन अवस्थी की बुक देख लीजिएगा, या आपके पास जो बुकलेट पड़ी है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको मेडिकल में आ चुका है क्वेश्चन, और अगर मिल जाए तो करिएगा, तरीका आपको पता लग चुका है। ना आए तो कल मेरे से पूछ लीजिएगा, लेकिन एग्जैक्टली सही सही बता दीजिएगा। ठीक है भाई।